नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बुलेटिन में आज बात होगी हाथरस पर गरमाई सियासत की, महागठबंधन में सीट शेयरिंग की। जानेंगे कि दुनिया के सबसे लंबी सुरंग के उद्घाटन पर क्या बोले पीएम मोदी, कृषि कानून पर कांग्रेस का क्या है प्लान। साथ ही बात होगी सिंधिया पर आई नई मुश्किल की और बुलेटिन के आखिर में बात लोन मोरेटोरियम पर मिली राहत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में 27 लोगों के चुनाव लड़ने पर लगाई रोक। चुनाव के दौरान नियमों का पालन न करने के कारण आयोग ने दिखाई सख्ती। 3 साल तक नहीं लड़ सकेंगे कोई चुनाव। निजी स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूहों के छात्रों को शिक्षा के लिए बकाया राशि का भुगतान करे दिल्ली सरकार। 5 अक्टूबर को हो सकती है जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक में प्रस्तावित अनुमान में ढील देने और मौजूदा जीएसटी कंपेंसेशन पर होगी चर्चा। 27 अगस्त को हुई थी 41वीं बैठक। 6 बड़े सरकारी बैंकों पर लागू नहीं होंगे भारतीय रिजर्व बैंक के नियम। बैंकों का अन्य बैंकों के साथ हो चुका है विलय। सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक हैं शामिल। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में गुड़िया के साथ जो हुआ उसकी निंदा पूरे देश में हो रही है। हर कोई पीड़ित परिवार के लिए न्याय चाहता है। प्रदेश की योगी सरकार दावा तो कर रही है कि न्याय होगा, लेकिन पीड़ित परिवार को बंधक बनाकर रखना, किसी से ना मिलने देना जैसी सख्त पाबंदियों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिया। सरकार सवालों से घिरी तो आज मीडिया और नेताओं को कुछ शर्तों के साथ पीड़ित परिवार से मुलाकात की अनुमति दे दी गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी भी आज पीड़िता से मिलने पहुंचे हैं। और इसी पर आज हमारे साथ जुड़े हैं राजीव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड़िया के साथ हुई अमानवीय घटना को लेकर पूरा देश सवाल पूछ रहा है। सवाल ये कि योगी आदित्यनाथ सरकार में ये क्या हो रहा है? क्या यूपी में लोगों की जान सुरक्षित नहीं है? गुड़िया को न्याय मिल सके इसलिए कल रात को दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों लोग जुटे और न्याय की ये मांग पूरे देश में उठ रही है। लेकिन सरकार इसे राजनीतिक मोड़ देने में जुटी हुई है। पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश मीडिया ने भी की और नेताओं ने भी, लेकिन प्रशासन ने हाथरस में पीड़ित परिवार के घर को छावनी में तब्दील कर दिया है। गुड़िया के परिवार वालों को भी घर से बाहर निकलने की मनाही की गई। सरकार सख्ती दिखा रही थी कि मामले को दबा दिया जाए, लेकिन जैसे जैसे सरकार सख्त होती गई वैसे वैसे विरोध भी बढ़ता गया। राहुल गांधी ने आज सुबह ही ऐलान कर दिया था कि वो गुड़िया के परिवार वालों से मिलेंगे और दुनिया की कोई भी शक्ति उन्हें आज नहीं रोक सकती। राहुल के ऐलान के बाद प्रदेश सरकार सक्रिय हो गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को रात को ही घर के अंदर नजरबंद कर दिया गया, लेकिन सरकार की सख्ती से मामला हाथ से निकलता दिखाई पड़ा। लखनऊ के साथ दिल्ली की सत्ता भी हिलती दिखाई पड़ी तो मोदी सरकार भी हरकत में आ गई। दिल्ली से मिली नसीहत के बाद आज सुबह प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को गुड़िया के गांव जाने पर लगी रोक में ढील दे दी गई। सुबह से मीडिया से लेकर नेताओं का आना जाना भी शुरू हो गया। आज दोपहर को कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हाथरस के लिए निकले। उनके काफिले को नोएडा में डीएनडी पर रोक लिया गया, लेकिन बाद में कुछ शर्तों के साथ राहुल गांधी को 5 लोगों के साथ हाथरस जाने की अनुमति मिल गई। इसके बाद राहुल और प्रियंका अपने सहयोगियों के साथ हाथरस की ओर निकल पड़े। आज राहुल को हाथरस जाने की अनुमति प्रशासन ने जरूर दे दी है, लेकिन इससे पहले 1 अक्टूबर को राहुल गांधी को जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। इसके बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ता चला गया। बीजेपी के अंदर ही योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है कि योगी सरकार कुछ छुपाना चाहती है? योगी सरकार के साथ ही साथ इस मामले में विपक्ष अब मोदी सरकार को भी घेर रहा है। राजीव जी, आखिर आज योगी सरकार ने मीडिया और नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत दे दी। इससे पहले प्रशासनिक अधिकारी भी गांव पहुंचे थे और मीडिया के सामने ही पीड़ित परिवार से मिले। जो काम सरकार ने आज किया है, क्या वो पहले नहीं हो सकता था? सरकार क्या दिखाना चाहती है और क्या छिपाना चाहती है? देखिए सृष्टि, इस सवाल का एक लाइन में जवाब है कि सरकार सच छिपाना चाहती है और झूठ दिखा रही है। आज 3 दिन बाद उस पीड़िता के गांव को मीडिया और विपक्ष के कुछ नेताओं के लिए खोला गया ताकि वे उसके परिजनों से मिल सकें, लेकिन इससे पहले एक अघोषित किलेबंदी चल रही थी। मानो उस गांव में कोई गहरा राज छिपा है और विपक्ष के नेता दुश्मन हैं जो उस राज को जान लेंगे तो सरकार पर कोई बड़ा खतरा आ जाएगा। योगी सरकार का यह रवैया विपक्ष को तो पहले ही नागवार गुजर रहा था सृष्टि, लेकिन जब बात मीडिया के साथ तनातनी तक
तक जा पहुंची तो शायद किसी दबाव में आकर यूपी सरकार ने यह फैसला लिया है। आपको बता दूं सृष्टि कि भाजपा की दिग्गज नेता उमा भारती ने भी इस मामले में योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया है और खुद ठीक होने पर पीड़ित परिवार के साथ होने की उन्होंने घोषणा की है। यानी भाजपा के कुछ लोग भी इस मामले में योगी सरकार के साथ नहीं हैं। मीडिया में भी सरकार की छवि पर सवाल उठ रहे थे और इन सवालों की आंच मोदी सरकार से होते हुए बिहार चुनाव तक पहुंच सकती थी, जहां दलित वोट काफी मायने रखते हैं और यही हाल मध्य प्रदेश के उपचुनाव का भी है। इसीलिए अपनी गर्दन बचाने के लिए अब योगी सरकार ने अपनी अघोषित किलेबंदी को खत्म किया है। यह एक तरह का डैमेज कंट्रोल है सरकार के लिए और आज के बाद हो सकता है सृष्टि की मीडिया में इस सरकार की अभी जो खिंचाई हो रही है वो भी खत्म हो जाए या कम हो जाए, लेकिन इससे पीड़िता और उसके परिजनों के साथ जो अब तक गलत हुआ उसका इंसाफ तो नहीं होगा। इंसाफ तो तभी होगा सृष्टि जब इस मामले को राजनीति नहीं बल्कि इंसानियत की दृष्टि से देखा जाएगा और जो दोषी हैं, गुनहगार हैं, उनको सजा मिलेगी। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर का। बिहार में अक्टूबर के अंत में शुरू होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे पर जारी माथापच्ची अब खत्म हो गई है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बात बन गई है। तो किसे मिली हैं कितनी सीटें, इस रिपोर्ट में देखिए। महागठबंधन में आखिरकार सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो ही गया। कांग्रेस वामपंथी पार्टियों ने भी आरजेडी को गठबंधन में बड़ा भाई स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। आज सुबह से ही राबड़ी देवी के पटना आवास पर सीट बंटवारे को लेकर रस्साकशी चल रही थी। विकासशील इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी भी राबड़ी से मिलने के लिए पहुंचे। कांग्रेस नेताओं से भी इससे पहले राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की बात हो चुकी थी। इसके बाद सीट बंटवारे पर फैसला हो गया। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में महागठबंधन की ओर से सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी के हिस्से में आई हैं। विधानसभा चुनावों में महागठबंधन की ओर से आरजेडी 144, कांग्रेस 70, वामदल 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वामदलों में सीपीआई, एमएल, सीआईआई और सीपीएम शामिल हैं। इसके अलावा विकासशील इंसाफ पार्टी को आरजेडी अपने कोटे से सीटें देंगी। वीआईपी की कुछ उम्मीदवार आरजेडी के सिंबल पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला सुलझने से चुनाव तैयारियों को रफ्तार मिलेगी। वैसे रफ्तार तो लेह लद्दाख के लोगों को भी मिलेगी। आज दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। टनल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अटल टनल को लेकर कई सारी बातें बताई। तो क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौल घाटी के बाशिंदों के लिए आज अहम दिन है क्योंकि आज यहां बेहद महत्वपूर्ण अटल टनल का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग में दुनिया की सबसे बड़ी अटल टनल का लोकार्पण किया। ये सुरंग 9 किलोमीटर लंबी है। टनल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज सिर्फ अटल जी का ही सपना पूरा नहीं हुआ है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों को दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। पीएम मोदी ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि मुझे अटल टनल के लोकार्पण का अवसर मिला है। अक्सर लोकार्पण की चकाचौंध में वो लोग पीछे रह जाते हैं जिनके परिश्रम से ये सब संभव हुआ है। इस महायज्ञ में अपना पसीना बहाने वाले, अपनी जान जोखिम में डालने वाले मेहनतकश जवानों, इंजीनियरों और मजदूर भाई बहनों को मैं नमन करता हूँ। पीएम मोदी ने बताया कि अटल टनल लेह लद्दाख की लाइफलाइन बनेगी। इससे यहाँ के अन्नदाताओं, बागवानों और युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजारों तक पहुँच आसान हो जाएगी। बता दें कि अटल टनल से मनाली और केलांग के बीच की दूरी 3 से 4 घंटे कम हो जाएगी। इस दौरान पीएम मोदी अपने कार्यकाल की उपलब्धि गिनाने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि बीते 6 साल में हमारी सरकार ने पुरानी स्थिति को बदलने की दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किया है। हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, कारगिल, लेह लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम में अनेक प्रोजेक्ट्स पूरे किए जा चुके हैं। साथ ही दर्जनों प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। बता दें कि अटल टनल का निर्माण अत्याधुनिक तकनीक की मदद से पीर पंजाल की पहाड़ियों में किया गया है, जो कि समुद्र तट से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अटल टनल के बन जाने से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और दोनों स्थानों के बीच सफर में लगने वाले समय में 4 से 5 घंटे की कमी आएगी। एक तरफ सरकार नई उपलब्धि हासिल करने में लगी हुई है, तो वहीं सरकार की एक और उपलब्धि से देश परेशान हो सकता है। हाल ही में संसद में पारित कृषि बिल अब कानून का रूप ले चुके हैं, लेकिन विपक्ष ने अब इसकी काट तलाश कर ली है।
कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला लिया है। तो क्या है ये फैसला, आइए दिखाते हैं आपको। नए कृषि कानूनों का पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत देश के अन्य कई राज्यों में विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस समेत अकाली दल, सपा, बसपा, एनसीपी, राजद, टीएमसी सभी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए कांग्रेस ने एक नए आदर्श कानून का मसौदा तैयार किया है, जिसे पार्टी शासित राज्यों को विधानसभा में पारित किया जाएगा। कृषि कानून को निष्प्रभावी करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से पार्टी शासित राज्यों से केंद्रीय कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए कानून बनाने के बारे में विचार करने को कहा गया था। कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी शासित राज्यों से कहा है कि वो संविधान के अनुच्छेद 274A के तहत कानून पारित करने के संदर्भ में गौर करें। दरअसल पार्टी का दावा है कि यह अनुच्छेद इन कृषि विरोधी और राज्यों के अधिकार के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाली केंद्रीय कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए राज्य विधानसभाओं को कानून पारित करने का हक देता है। बता दें कि कांग्रेस इस कानून का मसौदा ऐसे वक्त में तैयार कर चुकी है जब 4 अक्टूबर से पार्टी पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर रैली निकालने जा रही है। ट्रैक्टर रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। कांग्रेस ने गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की शुरुआत की है। गौरतलब है कि पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकारें हैं, जबकि महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस गठबंधन सरकार का हिस्सा है। तो विपक्ष ने तैयारी कर ली है और बीजेपी विरोधी दलों के शासन वाले राज्यों में कृषि कानूनों के खिलाफ कानून पारित किया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष का यह प्लान कितना कारगर साबित होता है। कृषि कानून पर विरोध को लेकर कांग्रेस सरकार पर भारी पड़ती नजर आ रही है। वैसे मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भी कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस लगातार शिवराज से लेकर सिंधिया को अपने निशाने पर ले रही है। आज भी पार्टी ने राज्यसभा सांसद की प्रॉपर्टी को लेकर उनकी पोल खोल दी है, जिससे बीजेपी का घिरना तय है। तो क्या है मामला जिससे सिंधिया खेमे में मची है खलबली, देखिए इस रिपोर्ट में। जब से सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है, वो पार्टी पर बरसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भी शांत बैठने वालों में से नहीं है। जहां एक तरफ कमलनाथ सिंधिया पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं पार्टी ने अब उनकी प्रॉपर्टी को लेकर पोल खोल अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत कांग्रेस ने आज सिंधिया पर जमीनों की हेराफेरी में गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्षी पार्टी ने कहा कि माहौर करके बाड़ा पर सिंधिया परिवार ने अवैध कब्जा किया और इसके अधिकांश हिस्से को बेच दिया गया और जो हिस्सा बचा उस पर अवैध निर्माण कर किराया वसूली की जा रही है। इस संपत्ति की कीमत लगभग 360 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि ये जमीन इन्वेंट्री की सूची 1 में दर्ज नहीं है, फिर भी अधिकारियों से सांठगांठ कर इस दंपति को सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट के नाम दर्ज करा लिया गया और इसे एक-एक कर बेचा गया। कांग्रेस का कहना है कि इस जमीन को लेकर कलेक्टर न्यायालय में कई बार केस चले और कलेक्टर न्यायालय ने खुद माना कि ये जमीन सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट की नहीं बल्कि सरकारी है। इसके बावजूद भी तत्कालीन तहसीलदार ने एक प्रकरण में आदेश देते हुए इस जमीन को सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट के नाम चढ़ा दिया है। कांग्रेस ने मांग की है कि इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को ठोस कदम उठाए जाने चाहिए और सिंधिया देवस्थान के ट्रस्टीज के खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने इस मसले में संज्ञान नहीं लिया तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस की जमीन सिंधिया के जाने के बाद खिसक गई है, यही कारण है कि वो जमीन की बातें करते हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच जारी जुबानी जंग में जमीनी जंग भी आ गई है, जिसमें कांग्रेस सिंधिया पर भारी पड़ती दिख रही है। यानी साफ है कि उपचुनाव में पार्टी सिंधिया के खिलाफ केवल जमीनी मुद्दे को भुनाएगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उसे इसका कितना फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश में आए दिन सिंधिया के लिए मुसीबतें खड़ी हो रही हैं, जिसका खामियाजा शिवराज सरकार को उठाना पड़ सकता है। वैसे केंद्र सरकार को भी घाटा उठाना पड़ सकता है। दरअसल महामारी की वजह से देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। जीडीपी गिरने की वजह से पहले ही सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। अब राजकोषीय घाटा भी परेशानी का सबब बनने वाला है, क्योंकि आंकड़ों पर गौर करें तो सरकार पर खर्च का बोझ बढ़ने वाला है। तो क्या कहती है एसबीआई की रिपोर्ट और जीडीपी पर कैसे पड़ेगा असर, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिरती जा रही है। सरकार को समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे संभाला जाए। उल्टा वो तो खर्च बढ़ाने में लगी है। यही वजह है कि आंकड़े परेशानियों को बढ़ाने वाले सामने आ रहे हैं। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में उसके तय अनुमान से कहीं आगे निकल सकता है। यहाँ तक कि साल के दौरान राज्यों और केंद्र का कुल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 13% को छू सकता है।
रिपोर्ट के मुताबिक इस साल बाजार मूल्य पर आधारित जीडीपी के वित्त वर्ष 2018-19 के स्तर से नीचे रहने के अनुमान है। राजकोषीय घाटा अगस्त तक पहले ही 8.7 लाख करोड़ रुपए यानी बजट अनुमान के 109% पर पहुंच गया है। सरकार को 12 लाख करोड़ रुपए के नए उधारी लक्ष्य पर टिके रहने के लिए खर्च में बड़ी कटौती करने की जरूरत होगी, जो आर्थिक वृद्धि के लिए नकारात्मक होगा। इस रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों के लिए आंकड़े अलग अलग करके नहीं बताए गए। SBI रिसर्च में इससे पहले अनुमान जताया गया था कि केंद्र का राजकोषीय घाटा सरकार के 3.8% के अनुमान की तुलना में 2 गुना से कुछ ज्यादा होकर 7.9% पर पहुंच सकता है। लेकिन अब जो नई रिपोर्ट सामने आई है उसमें सरकार के खर्च बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि जब सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करती है तो उस अधिक खर्च को राजकोषीय घाटा कहते हैं। अगर सरकार खर्च से ज्यादा आय प्राप्त करे तो उसे सरप्लस यानी फायदा माना जाएगा। सरकार मुख्य रूप से राजस्व, टैक्स और अपने व्यवसायों से हासिल करती है, मगर इस आमदनी में सरकार द्वारा लिया गया उधार शामिल नहीं किया जा सकता। इस वक्त सरकार का सरप्लस बढ़ने की बजाय राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, जो जीडीपी को और नीचे ले जा सकता है। अब देखना होगा कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार क्या कदम उठाती है। और बुलेटिन के आखिर में बात लोन मोरेटोरियम पर मिली राहत की। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम मामले में केंद्र सरकार पर सख्त होते हुए हलफनामा दाखिल करने की मांग की थी, जिसके बाद अब सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है और साथ ही आपके लिए अच्छी खबर है। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि सरकार ने अपने हलफनामे में क्या कहा है। देश में आई स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से मार्च में सरकार ने पूर्णबंदी लगा दी थी। पूर्णबंदी की वजह से कामकाज सब ठप पड़ गया था। ऐसे में बहुत से लोग लोन का EMI चुका पाने की स्थिति में नहीं थे। ऐसी स्थिति को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश पर बैंकों से EMI नहीं चुकाने के लिए 6 महीने की मोहलत मिल गई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या मोरेटोरियम के बदले लगने वाले अतिरिक्त चार्ज को लेकर थी। तो अगर आपने स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में लोन मोरेटोरियम की सुविधा का लाभ लिया है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल बैंक लोन मोरेटोरियम पर लगाने वाले चार्ज की वसूली नहीं लेंगे। ये जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि MSME, एजुकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोन पर लागू होने वाले लोन मोरेटोरियम को माफ किया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बकाया पर भी ये ब्याज वसूली नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि महामारी की स्थिति में ब्याज की छूट का भार वहन सरकार करेगी। बता दें कि अतिरिक्त चार्ज लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए बड़ा बोझ बन गया था। अब उन्हें केंद्र सरकार की ओर से दी गई इस राहत का मतलब ये है कि लोन मोरेटोरियम का लाभ ले रहे लोगों को अब ब्याज पर अतिरिक्त पैसे नहीं देने होंगे, सिर्फ लोन का सामान ब्याज ही देना होगा। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।